नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है डिग्री वाली बहू। आज अनुराधा जी के इकलौते बेटे समीर की शादी है। पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। मामा मामी चाचा चाची बुआ फुआ सब डीजे के गानों में थिरक रहे हैं। घर में हर तरफ हंसी ठिठोली का माहौल है। अनुराधा जी का बेटा समीर की शादी मनीषा से होने वाली है। मनीष ने अपने माता पिता की इकलौती लड़की है। उसके माता पिता ने अपनी बेटी को पढ़ाने में पैसा पानी की तरह बहाया और मनीषा पढ़ लिख इंजीनियर बन जाती है और एक अच्छी सी कंपनी में ऊंचे पद पर नौकरी कर रही है। मनीषा को अपनी नौकरी, शिक्षा, अच्छी पोजीशन का बड़ा घमंड है। नौकरी करती है तो इस चीज़ पर वो बहुत इतराती है। आज रात मनीषा और समीर की शादी बड़े धूमधाम से संपन्न हुई। मनीषा ससुराल आ जाती है, लेकिन घमंड उसमें कूट कूट कर भरा है। वो सोचती है केवल वही एक लड़की है जो दुनिया में शौक करती है, इतनी अच्छी पोजीशन पे है, बाकी सब उसके आगे पीछे पानी भरते हैं। यही स्वभाव शादी के बाद भी रहता है। वह अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती। कितनी बार मुंह पे सबका अपमान कर देती है। यह भी नहीं सोचती कि सामने वाले को बुरा लग रहा है या अच्छा। मनीषा की शादी लखनऊ में हुई। उसके ससुराल में उसकी सास, उसका पति और उसकी बहन पायल है। ससुर जी जब समीर 15 साल का था तो हार्ट अटैक के कारण इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। शादी हो जाने के बाद मनीषा ससुराल आ गई। मनीषा और समीर की लव मैरिज हुई थी। आज नई दुल्हन का मुंह दिखाई का पहला रस्म है। अनुराधा जी अपनी बेटी पायल को कहती है, जाओ भाभी को बोलो कि सब मेहमान हॉल में उपस्थित हो गए हैं। अच्छे से भाभी तैयार होकर आए, पर तभी देखते हैं मनीषा तेज कदमों से बाहर आई और घर के सारे मेहमान उसका मुंह ताकते रह गए। अरे यह क्या नहीं, बहू लहंगे सारे जेवरात सब उतार कर जींस और टॉप पहन कर आई है। सब आपस में खुसर खुसर करने लगे। अनुराधा जी ने कहा, बहू जाकर अच्छे से साड़ी पहन कर आओ, सारे मेहमान तुम्हारे मुंह दिखाई की रस्म में आए हैं। माँ जी, आपने मुझे क्या समझा है? मैं पढ़ी लिखी हूँ, कोई आप जैसी गंवार जाहिल नहीं जो साड़ी में लपटी रहो। वैसे भी इतनी गर्मी है, 5 मीटर की साड़ी मुझसे नहीं लपेटी जाएगी। और सुना है आप किसी छोटे से गाँव में है, तभी आपकी सोच गाँव जैसे। हम पढ़े लिखे लोग जींस टॉप और शॉर्ट पहनते हैं। मनीषा ससुराल में कदम रखते ही सास को ताना कसना शुरू कर देती है। मनीषा अपने आगे अपनी सास को कुछ नहीं समझती थी। जब देखो तब अपनी नौकरी और धौंस दिखाती है। उसे बहुत घमंड है कि वो पढ़ी लिखी मॉडल ख्यालात की लड़की है जो मेहमानों के सामने बात बनाते हुए बोलती है, सच में गर्मी बहुत है इसलिए उसने कपड़े बदल लिए, चलो फिर ऐसे ही रस्म अदा कर लेते हैं। दूसरे दिन मनीषा की पहली रसोई की रस्म होती है। सुबह सुबह पायल मनीषा के कमरे में जाकर कहती है, भाभी माँ ने आपको किचन में बुलाया है, आपकी रसोई की पहली रस्म है। भाभी रस्म के बाद आप मेरे लिए गर्मा गर्म पकौड़े चाय बना देना और मेरे सहेलियों के लिए भी। मुझे अपने भाभी के हाथों का खाना खाने का बहुत मन है। ननद जी जिसे चाय पकौड़े खाने हैं अपने हाथ पैर खुद ही चलाए और खाए। मैं तुम्हारे घर में शादी करके आई हूँ, कोई नौकरानी बन के नहीं समझी, इसलिए ऑर्डर किसी और को देना। यह मैं सोच रहा कि भाभी आई है तो घर में रेस्टोरेंट खुल गया है, फरमाइश पर फरमाइश करती रहोगी। मैं किचन में जाकर फॉर्मेलिटी के तौर पे रस्म अदा कर देती हूँ। वैसे भी ननद रानी, मैं तुमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, मैंने इंजीनियरिंग की है और तुमने मुश्किल से ग्रेजुएशन, वो भी पता नहीं ठीक से पढ़ी हो या यूँ ही झूठी डिग्री लेकर बैठ गई हो। मैंने तुम्हारी तरह नकली डिग्री नहीं लिया है। जॉब करती हूँ, वैसे भी तुम्हें कोई जॉब तो देने वाला नहीं लगता। गलती से कोई छोटी मोटी नौकरी मिल भी गई तो 2-4 हज़ार कमा लोगी। इतने पैसों से क्या कर लोगी? आखिर घर तो मेरे और समीर के पैसों से ही चलेगा। बड़ी आई खाने का ऑर्डर देने वाली पायल को भाभी कि मनीषा की बात तीर की तरफ चुभती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते, पर घर के माहौल को वो खराब नहीं करना चाहती, इसलिए वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। इधर मनीषा रसोई की रस्म अदा करने के लिए किचन में पहुंची। बस उसने खीर को करछी से चलाकर
चीनी और मेवे वगैरह ही डाला था। बाकी का सारा काम तो अनुराधा जी ने कर लिया था। रसोई की रस्म पूरा करने के बाद वो मेहमानों को खीर पकड़ाने गई तो सारे रिश्तेदारों के सामने गला फाड़ फाड़ के कहने लगी, माँ जी, मैं आज के ज़माने की मॉडल लड़कियों का अंगूठा छाप नहीं कि चुपचाप किचन में पसीने बहाओ नौकरी करती हूँ, पैसे कमाती हूँ आपके बेटे से ज़्यादा, इसलिए आप यह मुझसे उम्मीद मत लगाना कि मैं एक चम्मच भी इधर से उधर उठलाऊँगी। खाना बनाना हो तो दूर की बात है, सिर्फ खाना क्या कोई भी काम की आप मुझसे उम्मीद मत लगाना, नहीं तो मुँह ही खाएंगे। अरे मुझसे तो मेरी माँ ने भी कभी काम नहीं करवाया, फिर आप कौन होते हैं मुझको ये सब कहने वाली? अगर काम वाली ही चाहिए थी तो नौकरानी ले आती, बहू की क्या ज़रूरत है? अनुराधा जी इशारे से बहू को चुप कराती है कि लोग क्या सोचेंगे, कैसी बहू ब्याह कर इस घर में लाई है, हमारी तो नाक कट जाएगी, पूरे ज़ात बिरादरी में बहुत बदनामी होगी। फिर बहू है कि चुप रहने का नाम ही नहीं ले रही, सिर्फ तमाशा पर तमाशा किए जा रहे हैं। उसके हाथ का इशारा देख कर भी मनीषा तो और तिलमिला जाती है। माँ जी, आप यह मत समझना कि मैं आपके इशारों पर नाचूंगी। मैं मॉडर्न सोच वाली लड़की हूँ, इसलिए अपनी उंगलियों पर मुझे नचाने की कोशिश मत करना। यह सब सुनकर पायल अपने कमरे से आती है। भाभी बस करो, आप नई दुल्हन हैं, आपको यह शोभा नहीं देता। क्या? मनीषा पायल के बोलने से और भड़क जाती। अरे नई दुल्हन हो तो कि मेरे ऊपर जो अत्याचार होगा उसे सहन करती रहूं? कान खोलकर सुन लो, मुंह सिल कर मैं नहीं रह सकती, तुम्हारी ज़बान कैंची की तरह चलती रहे और मैं सुनती रहूं। अरे यह क्या मैं कोई बेवकूफ़ हो जो यह सब बर्दाश्त करूं? चुपचाप सुनो, पढ़ी लिखी लड़की हूँ, माँ जी आपकी तरह अनपढ़ नहीं। और वहाँ बैठे सारे मेहमान मनीषा को मुँह ताकते रह गए। ये नई बहू कैसी बातें कर रही है? अनुराधा जी ने कुछ बोला भी नहीं और यह सब सबके सामने उनको फटकारे जा रही है। अनुराधा जी के दिल को बहुत धक्का लगा। बहू की बातें बड़ी अजीब लगी, फिर भी अनुराधा जी बहू की बातों को बदलते हुए कहती है, चलो, बहू ने सबको इतने प्यार से खीर परोसा है, ज़रा सब लोग खाकर तो बताओ कैसा बनता है। आखिरकार आज मेरी बहू ने सबके लिए खीर बनाया है तो सभी अपना मुंह मीठा कर बहू को ढेरों आशीर्वाद देने लगे। बड़ी मामी ने बहू को चांदी के अंगूठी दी तो मनीषा मुँह पिचकाते हुए बोली, मामी जी, हमारे यहाँ परिवार की बहू को सिर्फ गोल्ड और डायमंड पहनती है, चांदी की अंगूठी नहीं। बुआ जी ने 1000 नोट दिए, वो तो कहने लगे आपने तो 1000 में ही पल्ला झाड़ लिया, हमारे यहाँ नौकरों को भी 1000 नहीं दिया जाता। पर कोई बात नहीं बुआ जी, मेरे पापा ने आप सबके लिए लिफाफे दिए हैं, मैं अभी लाती हूँ। के लीजिए बुआ जी, पूरे 10,000। मामी जी आपके लिए भी, ताया जी आपके लिए भी, आखिर हमारा बहुत रुतबा जो है, कोई छोटी मोटी जॉब तो हमारे यहाँ कोई नहीं करता, बड़े बड़े कंपनी में जॉब करते हैं। ये लीजिए मामी जी। अनुराधा जी कहती है, बहू तुम सिर्फ शगुन के लिफाफे पकड़ा रही हो, पैर छूकर मामी बुआ और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद तो लो। पैर छूने की बात सुनकर मनीषा सभी के सामने अनुराधा जी पे भड़कते हुए कहती है, आपने मुझे कोई ऐसा वैसा समझा है कि मैं इतने लोगों के पैर छू, वो भी छू कर मेरी तो कमर ही उठ जाएगी। वैसे भी शादी की थकान से पूरे बदन में दर्द हो रहा है। मैं पुराने ज़माने वाली सीधी बहू नहीं हूँ जो गौ की तरह आपकी सब बात मान लो, नहीं आपकी तरह अनपढ़ हूँ। माँ जी, मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, मेरे पेरेंट्स तो आपको पता ही होगा, इसलिए मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं आपके रिश्तेदारों के पैर दबाऊंगी या पैर छूऊंगी। यह सब नहीं होगा। बार बार मनीषा अपनी सास का मेहमानों के सामने अपमान कर देती है और वहाँ बैठे सारे रिश्तेदार एक दूसरे को तिरछी नज़रों से देख रहे हैं और कानाफूसी करने लगे। बड़ी तेज तर्रार बहू है, पता नहीं आगे क्या दिन दिखाएगी। अभी यह हाल है बेचारी अनुराधा जी, उसकी तो किस्मत ही खराब है जो ऐसी जल्दी बहू मिली। यह तो शादी की रस्मों का ही बैंड बजा रही है, सब उल्टा पुल्टा कर रही है। सब देखो तब भली महफिल में अपनी सास का अपमान कर रही है, कोई बात सुनती ही नहीं है। न जाने क्या हो गया है आजकल की बहू बेटियों को,
एक हमारे दिन थे, मुँह से एक ज़बान भी नहीं निकलता था, और आजकल के बहू घर में कदम रखते ही तूफान मचा देती है। हम लोग अपनी जवानी में सुबह सुबह 5 बजे भोर में ही उठ जाते थे और दिन भर एक पैर से खड़े होकर काम करते थे, वो भी हंसते हुए। और आजकल की बेटियां नौकरी किया करती है, उन्हें बहुत घमंड हो जाता है। अब तो भगवान ही भला करे अनुराधा जी का। मनीषा फिर से गुस्से में बोली, माँ जी आप पुराने ज़माने की है तो दगलूसी विचारों को मानेंगे। बड़ी मम्मी से बीच में उठकर कहती, बहू पढ़ाई लिखाई तो हमने भी किया है, लेकिन ससुराल के रीति रिवाज रस्मों को मानते हैं, तो आज के ज़माने के बच्चे रस्मों को क्यों नहीं मानते। बहू मनीषा तो अपनी मामी सास से भी ज़बान लड़ाने लगी। मामी से आप तो बाहर के हैं, इसलिए आप बीच में न पड़े तो अच्छा है। इस पे अनुराधा जी कहती, बहू पड़ोसी तमीज़ से बात करो, कुछ तो शर्म लिया है कि नहीं। अब आप मुझे समझाएंगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अब आप मुझे तमीज़ सिखाएंगे। मेरे ही इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि अनपढ़ गंवार भी लेक्चर देने लगे हैं। इतना कहकर मनीषा अपने कमरे में चली गई। अनुराधा जी बहू के रूखे व्यवहार से बहुत दुखी थी। उन्होंने रात को सारी बातें अपनी बेटी समीर को बताया। बेटा बोला, माँ जब वो रस्म नहीं करना चाहती तो ना ही सही, इतना जोर जबरदस्ती करने से क्या फ़ायदा। अभी वो इस घर में नहीं है, कुछ तो समय दो एडजस्ट होने में। फिर भी मैं उसको समझाऊंगा कि इस घर की बहू है, थोड़ी रस्म रिवाज निभाने पड़ेंगे। रात को समीर कमरे में जाता है, कहता, मनीषा तुमने बड़े बुजुर्गों का पैर छूकर आशीर्वाद नहीं लिया। अरे अब तुम भी शुरू हो गए। मैं 50 लेडीज़ का पैर ही छूती रहूँ क्या। तुम्हारी माँ ने मोहल्ले भर को जमा कर रखा है। मनीषा एक ही रस्म है, कर लो, उसके बाद कोई रस्म नहीं करना होगा। और हाँ, माँ को बार बार अनपढ़ मत बोलना, वो भी पढ़ी। मनीषा ने समीर की पूरी बात भी नहीं सुनी, सबका आशीर्वाद लेने के लिए बाहर हॉल में चली गई। समय बीतता गया। घर में बहू है, लेकिन फिर भी अनुराधा जी किचन में ही घुसी रहती है। अब तो एक व्यक्ति का खाना और टिफिन भी बढ़ गया है, लेकिन बहू ने अपना शर्म बेच खाया है। कोई भी काम को हाथ लगाने से साफ साफ मुकर जाती है। मनीषा से जब भी वो हाथ बटाने को कहती है तो कहती, आपकी तरह मैं घर में खाट तो नहीं तोड़ती, इसलिए आप चूल्हा चौका करिए, लेकिन मुझसे यह उम्मीद मत करिएगा कि मैं बहू एक भी गरम रोटी बनाकर सेक कर आपको खिलाऊंगी। शादी के 4 महीने बाद एक दिन मनीषा अपने ऑफिस से अनुराधा जी को फ़ोन करती है, माँ जी मैं अपनी फ़ाइल घर पे ही भूल गई हूँ, पायल से बोलो कि फ़ाइल मेरे ऑफिस में पहुँचा दे, बहुत ज़रूरी मीटिंग है जो 1 घंटे में शुरू होने वाली है, बहुत इम्पोर्टेंट है। वो फाइल मेरे कमरे में बेड के ऊपर रखा होगा। अनुराधा जी उसके कमरे में जाती फाइलों को ढूंढती, उन्हें समझ नहीं आता कि बहू को कौन सा फाइल चाहिए, क्योंकि वहाँ ढेर सारी फाइलें रखी थी। वो वीडियो कॉल करती है, बहू तुम्हें कौन सा फाइल बोला है भेजने के लिए। ओहो माँ जी मैं भी बड़ी बेवकूफ़ हूँ, या मैं कैसे भूल गई कि आपको पढ़ना लिखना भी नहीं आता होगा। अरे फाइल में सारा अंग्रेजी में लिखा रहता है, आप मेरी अनपढ़ गवार तो बड़ी मुश्किल से हिंदी पढ़ पाती होंगी, अंग्रेजी पढ़ना आपके बस की बात नहीं, रहने दो मैं खुद ही फाइल लेने आती हूँ। बहू की बातें अनुराधा जी के दिल को अंदर तक झकझोर देती हैं। आज उनका दिल कह रहा था कि वो अपने बहू से बोल ही दे कि वो अनपढ़ गवार नहीं है, पढ़ी लिखी है, लेकिन तब तक बहू फ़ोन काट देती है। आज फिर से अनुराधा जी अपनी बहू को पूरी सच्चाई बताते बताते रुक गई। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। मनीषा अपनी मनमानी करती और सब कुछ सहना पड़ता। एक दिन उसकी मामा के लड़के पवन का फ़ोन आया कि वो विदेश से इंडिया आया हुआ है, तुम्हारी शादी में नहीं आ पाया, इसीलिए अब मिलना चाहता है। यह खबर सुनते ही मनीषा खुश हो गई, क्योंकि वो भी अपने मेरे भाई से मिलना चाहती थी। दोनों का बचपन साथ में बीता था। पवन भी बहुत पढ़ा लिखा था, विदेश में रहता है, उसकी अपनी खुद की कंपनी है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, हाई फाई सोसाइटी में उसका उठना बैठना है। ठीक है पवन भाई, हम आपसे मिलने एक अच्छे से रेस्टोरेंट में आते हैं। मनीषा ने फ़ोन कर वहाँ शाम को 5 बजे मिलते हैं।
वैसे भी आज मेरी ऑफिस की छुट्टी है। समीर ऑफिस गए हैं, उसके ऑफिस से आते ही मैं आपसे मिलने आ जाऊंगी। यह खबर सुनकर अनुराधा जी मनीषा से कहती, बहू उसे घर पे ही बुला लो, क्यों बाहर मिल रही हो? मैं खाना बना दूंगी। माँ जी, मेरा भाई इतना पढ़ा लिखा है कि मुझे आप जैसे लोगों से मिलवाने में शर्म आती है। मेरी ही मति मारी गई थी। समीर के प्यार के चक्कर में मैंने यहाँ पे शादी कर ली। यह कहकर वो अपने मेरे भाई से मिलने के लिए तैयार होने कमरे में चली गई और थोड़ी देर में घर से बाहर निकल गई। लेकिन उसका भाई पवन 2 घंटे पहले उसे सरप्राइज देने के लिए उसके ससुराल पहुँच गया था। लेकिन मनीषा भी उससे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा ही समय से पहले निकल गई, क्योंकि उसे रास्ते में अपने भाई के लिए बुके जो खरीदना था। घर पहुंचकर पवन ने दरवाजे की डोरबेल बजाई। डोरबेल की आवाज़ सुनकर पायल दरवाज़ा खोलने आई थी। जी आप कौन? पायल की मासूमियत भरे चेहरे को पवन देखता ही रह गया। पायल ने दोबारा पूछा, जी आप कौन हैं? उसकी तेज आवाज़ से पवन हक्का बक्का रह गया। जी मैं मनीषा का मेरा भाई पवन हूँ, दुबई में रहता हूँ। कुछ ज़रूरी काम से इंडिया आया था तो सोचा मनीषा से मिल लेता हूँ। और आप? मैं मनीषा भाभी की ननद हूँ। जी अंदर आइए। मनीषा कहाँ है? उसने मुझे बाहर किसी रेस्टोरेंट में मिलने को बोला था। वो 5 बजे, लेकिन मैं उसे सरप्राइज देने के लिए 3 बजे ही आ गया। जी भाभी अभी बाहर गई है, मैं उन्हें अभी कॉल कर देती हूँ, वो वापस आ जाएगी। कौन है बेटिया, तू किससे बात कर रही है? किचन से अनुराधा जी बाहर आते हुए पूछा तो पायल बोली, माँ यह भाभी के भाई हैं। अच्छा पवन बेटा। पवन अनुराधा जी को आश्चर्य से देखता ही रह गया। बेटा तू आ गया, थोड़ी देर बैठो, तेरे लिए कुछ चाय नाश्ता बना कर लाती हूँ। पवन अनुराधा जी को देखकर खुशी से पागल हो गया। मैम मैं आपको कब से ढूंढ रहा था और आप मुझे मिली यहाँ। यह आपका घर है? पवन अनुराधा जी के पैर छूने लगा। मैम यह आपका घर है, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मैंने तुझे पहचाना नहीं। अनुराधा जी ने कहा, तुम कौन हो? मेरा नाम पवन कुमार है, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की लेक्चरर रह चुकी हैं। हाँ मैं वहीं की प्रोफेसर रह चुकी हूँ और मैं आपका स्टूडेंट पवन हूँ। अनुराधा जी ने अपने दिमाग पर जोर देने लगे तो उन्हें यह नाम कुछ जाना पहचाना से लगा। आपको याद है उस समय मेरे पास कॉलेज की फीस भरने के पैसे नहीं थे। मेरे चाचा ने तो बिजनेस में डाला करके सारे पैसे लेकर रफू चक्कर हो गए थे और मेरे पिताजी सड़कों पे आ गए। हमारे दिन बड़ी मुश्किल से कट रहे थे। अगर आप सही समय पे मेरी मदद ना करते, मुझे महंगे महंगे किताबें के लिए पैसे ना देते, फ्री में एक्स्ट्रा क्लासेस ना दिए होते, तो आज मैं सड़कों पे मारा मारा दंदर भटकता फिरता। मैं पढ़ने में बहुत होशियार स्टूडेंट था, मगर आप सही समय पर मेरी फीस नहीं भरनी होती तो मुझे कॉलेज से निकाल दिया जाता और फाइनल की परीक्षा में बैठने न दिया जाता। जो कुछ भी हो मैम आपकी बदौलत ही, आपकी शिक्षा की वजह से ही हूँ। मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज इतनी बड़ी कंपनी का मालिक न बना होता अगर आपने मेरा साथ न दिया होता। जब मेरी पहली जॉब लगी तो मैं आपका धन्यवाद करने के लिए मिठाई लेकर कॉलेज पहुंचा तो पता चला आपने उसी साल कॉलेज छोड़ दिया है। कॉलेज के मैनेजर से आपके घर का पता लेकर उस एड्रेस पे पहुंचा तो मकान मालिक ने बताया कि आपने दिल्ली शहर छोड़ दिया है और वहाँ के लोगों को पता भी नहीं था कि आप कहाँ रहती हैं। उसी समय मनीषा वापस घर आ चुकी थी और दरवाजे पे खड़ी उसने बहू मनीषा ने सब बातें सुन ली थी। वो देख रही थी कि उसका मेरा भाई उसकी सास के कदमों में बैठा हुआ है, उनके चरण स्पर्श कर रहा है, उनके पैर हाथ जोड़ रहा है, उनका शुक्रिया अदा कर रहा है, उन्हें मैडम जी बोल रहा है। मतलब मेरी सास दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर रह चुकी है। यह बातें मुझे पता ही नहीं है। नहीं यह नहीं हो सकता। मनीषा कहते, यह क्या कह रहे हो पवन? तुम तो सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के साथ उठते बैठते हो, तुम्हें क्या गलत फहमी हुई है? यह कोई मैथ की प्रोफेसर नहीं है, ये तो चूल्हा चौकी करते हैं, घर गृहस्थी के काम करना ही इन्हें आता है।
ये तो अनपढ़ ही नहीं मनीषा, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी सास प्रोफेसर रह चुकी है। इनके कॉलेज छोड़ने के बाद मैंने मैम को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पर कहीं नहीं पता चला। आज अगर तुम्हें सरप्राइज़ देने यहाँ नहीं आता तो मैं मैम को से कभी भी नहीं मिल पाता। आज तेरा भाई जो कुछ भी है इन्हीं की बदौलत है। यह सब सुनकर मनीषा के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। अब मनीषा यह जानना चाहती थी कि क्या सच में उसकी सासू माँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके हैं। वो उनके कमरे में गई, अलमारी खोलकर उनकी डिग्रियाँ तलाशने लगी। अलमारी खोलते उसकी आंखें चौंधिया गई। उसकी डिग्रियाँ अहदा देखकर उसकी बोलती बंद हो गई। बहुत सारे फिल्स, सर्टिफिकेट वगैरह पुस्तक जो उन्होंने अपने समय में प्राप्त किए थे, सब अच्छे से संभाल कर रखे थे। वो अपनी सासू माँ से बोलती, माँ जी अगर आप पढ़े लिखे थे तो इतने दिनों से आपने कुछ बताया क्यों नहीं? तो चुपचाप सब सहती रही। बेटा मैंने कितनी बार बताने की कोशिश की पर तू तो सुनती ही नहीं है। मैं ही अनुराधा वर्मा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर रह चुकी हूँ, कोई अनपढ़ जाहिल गवार नहीं हूँ। अपनी सासू माँ के मुँह से ऐसी बातें सुनकर मनीषा तो सदमे में बेहोश हो गई। वो पिछले 4 महीनों में उन्हें अनपढ़ गवार समझ रही थी। वो अपने समय में प्रोफेसर रह चुकी है। पर माँ जी जब आप प्रोफेसर थी तो आपने कॉलेज से रिज़ाइन क्यों कर दिया और घर गृहस्थी क्यों करने लगी? चूल्हा चौका में समय क्यों बर्बाद करा दिया? पहले में समीर भाई और उनके पिताजी सब साथ में दिल्ली में रहते थे। उनके पिताजी दिल्ली के बिजली विभाग में जॉब करते थे, पर एक दिन हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। पूरे घर का भार मेरे कांधों पे आ गया। मैं पढ़ी लिखी थी इसलिए मुझे प्रोफेसर के पद में नौकरी मिल गई। पति की मृत्यु के बाद मैंने जीवन में बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना किया, फिर भी मैंने उस सब का डटकर मुकाबला किया। मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि आज वो समाज में सर ऊंचा उठाकर चल सके। सुबह उठकर उनके लिए टिफिन बनाती, बच्चों को स्कूल भेजती, फिर वापस आकर काम से जुड़ जाती थी। ऐसे ही दिन हमारे कट रहे थे और धीरे धीरे समीर MBA की पढ़ाई कर रहा था। फिर कुछ दिनों बाद पता चला कि मेरे ससुर जी की तबीयत खराब है। तब तो मुझे नौकरी बीच में ही छोड़नी पड़ी, क्योंकि मेरे ससुर जी लखनऊ में रहा करते थे। जब तक कि मेरे जेठ जेठानी उनके साथ थे तब तक उनकी देखभाल वही करते थे, तो मुझे इतनी परेशानी नहीं होती थी। लेकिन एक दिन सड़क हादसे में मेरे जेठ जेठानी की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद ससुर जी अकेले हो गए और धीरे धीरे बीमार रहने लगे और वो लखनऊ शहर छोड़कर नहीं आना चाहती थी। उनकी तबीयत का ध्यान रखना सब मेरे कांधों पे आ गया था, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ना ही उचित समझा, क्योंकि मेरे पति की पेंशन तो आती थी। मेरे ससुर को लकवा मार गया था, वो एक ही जगह के हो गए थे। पहले तो मैं अच्छे से सारे काम बच्चों को संभालते हुए करती थी और ड्यूटी से आने के बाद भी काम करती थी, लेकिन सबसे ससुर जी बीमार हो गए तो मुझे काम करने में बहुत परेशानी होने लगी। इसीलिए मैंने नौकरी से रिज़ाइन कर दिया और घर पे ही रहकर थोड़ी बहुत ट्यूशन दिया करती थी, ताकि उनकी सेवा में अच्छे से कर सकूं और साथ ही बच्चों का भी ध्यान दे सकूं। मेरे ससुर तो मुझसे कोई शिकायत नहीं थी, वो मेरी सेवा से बहुत प्रसन्न थे। कुछ समय बाद उनकी तबीयत और ख़राब होती गई और वो दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। तब तक समीर की MBA की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और उसे अच्छी नौकरी मिल गई थी। एक दिन उसने कहा, माँ मैंने आपके लिए एक लड़की देख रही है, उसे बहुत पसंद करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। मैंने बेटी की पसंद को मतलब मनीषा को अपनी स्वीकृति दे दी और मेरी बेटी पायल भी ग्रेजुएशन करके PhD की तैयारी कर रही है। तभी दरवाजे की घंटी बजी तो उस समय 2-4 स्टूडेंट अनुराधा जी से मिलने उनके घर आ गए और उन्हें ढेर सारी मिठाइयाँ खूब सारी उनको गिफ्ट दे दिया और सब मिलकर अनुराधा जी को हैप्पी टीचर्स डे बोलते, क्योंकि आज 5 सितंबर था, टीचर्स डे था और अनुराधा जी एक बेहतरीन टीचर थे। तो
उन्हें स्टूडेंट बहुत सम्मान और प्यार करते थे, उन्हें बहुत इज्जत देते थे। एक स्टूडेंट बोला, मैम मैंने आपकी वजह से गोल्ड मेडल पाया था, यह देखिए मेरी गोल्ड मेडल। उसके साथ उसके सारे स्टूडेंट फ़ोटोज़ लेते हैं। यह सब देखकर तो मनीषा का सिर चकरा गया, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। जिस काश के वो इज्जत नहीं करती थी, उन्हें हमेशा अनपढ़ बोलते थे, आज वही सास को सब इतना मान सम्मान इज्जत दे रही हैं। उसी समय समीर भी घर पे आ गया। पवन ने कहा, अनुराधा मैम मैं आपसे कुछ भी मांगना चाहता हूँ, आपने मुझे हमेशा कुछ न कुछ दिया है, अगर आप मुझे इस काबिल समझे तो मैं आपकी बेटे का हाथ मांगना चाहता हूँ। मुझे पायल बहुत पसंद है, मुझे आपकी परीक्षाएं ही चाहिए, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आपने अपनी बेटी में अपने संस्कार ही दिए होंगे। अनुराधा जी का तो न बोलने का सवाल ही नहीं था, उन्होंने फट से हाँ कर दिया। यह सब सुनकर मनीषा की खोपड़ी घूम गई, उसकी ननद को इतना ऊंचा घरबार जो मिल रहा था। मनीषा की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे, वो अपनी सासू माँ से माफ़ी मांगने लगती है। अनुराधा जी उसके आंसुओं से को पोंछते हुए कहती, बहू कभी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए, चाहे वो नौकरी करे या ना करे, सबके अंदर अपनी अपनी काबिलियत होती है। मनीषा ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी सासू माँ को अपनी नौकरी डिग्री का घमंड नहीं दिखाएगी और घर के कामों में उनकी मदद करेगी। अनुराधा जी अपनी बहू की आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए कहती हैं, बहू जो तुमने गलती की वो तुम्हारी नादानी थी, अब तुम इसे भूल जाओ और आज के बाद कभी भी किसी को कम नहीं आंकना। जाओ मेरी सभी स्टूडेंट का मुंह मीठा कराओ, क्योंकि तुम्हारी नर्स की शादी पक्की हो गई है। चाय और पकौड़े भी बना कर लाओ, यही तुम्हारी गलती की सज़ा है। मनीषा हंसते हुए किचन में जाती और सबके लिए गर्म गर्म चाय और पकौड़े बना कर लाती है। दोस्तों, नौकरी करने का यह मतलब नहीं होता कि हम दूसरों को हमेशा नीचे दिखाएं और घर के कामों में हाथ ना बटाएं, घर के कामों से पल्ला ही झाड़ लें। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बड़े बुजुर्गों का हमेशा आदर करना चाहिए, चाहे वो नौकरी करे या ना करे। आई होप आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।